हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक करेंगे लाइफ प्रोसेसेस। क्लास 10th का टॉपिक है ये। अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दें। 9th 10th और 11th क्लासेस के बहुत सारे टॉपिक्स करवाए हैं। अगर किसी को कोई स्पेसिफिक टॉपिक करना तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। आज हम करेंगे लाइफ प्रोसेसेस। फर्स्ट इज द व्हाट इज लाइफ। अर्थ हैपन्स टू बी द ओनली नॉन प्लैनेट हैविंग ए लाइफ, जिसके ऊपर अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर अभी तक लाइफ देखी गई है। देर आर बीइंग हु लाइव, डाई एंड बिकम पार्ट ऑफ द नेचर अगेन। यहाँ पर वो ऑर्गेनिजम्स देखे गए हैं कि पहले उनके बर्थ होता है, ग्रोथ होती है, आफ्टर दैट डेथ हो जाती है और दोबारा से नेचर का पार्ट बन जाते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द इनएमिनेट एंटिटीज ऑन वेरियस पैरामीटर ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस। इनएमिनेट होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जो एनिमल्स नहीं है, इनएमिनेट। उन एंटिटीज से मतलब क्या है कि लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करने के बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं। अलग अलग बेसिस के ऊपर आप लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग एंड इवन स्लीपिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस की जरूरत है, चाहे वो उस ड्यूरेशन में है, चाहे मूव कर रहे हैं, चाहे वो रेस्टिंग कंडीशंस में है, इवन स्लीपिंग कंडीशंस में भी बॉडी के बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो चलते रहते हैं, क्योंकि आपको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। तो एक्चुअली में लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेसेस। वो प्रोसेसेस, वो फंक्शंस जो हमारी बॉडी करती है हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उनको बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेसेस। उसमें मेनली आते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये सबसे ज़्यादा एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस में काउंट होते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल दीज प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय द सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? यूनि मीन्स होता है वन, सेलुलर मीन्स सेल। एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म जब होता है तो उसमें ये सारे फंक्शंस, चाहे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, ये सभी प्रोसेसेस एक ही सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप्ड सिस्टम्स आर प्रेजेंट टू कैरी आउट द प्रोसेस। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए पार्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक सिस्टम्स होते हैं, जिसको हम अगर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। सिस्टम में बहुत सी चीज़ें जुड़ती हैं, इसलिए हम उनको सिस्टम बोलते हैं। सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो उनमें से पार्टिकुलर सेल्स पार्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती हैं, जिनको हम एज ए सिस्टम, जिस टाइप का वो फंक्शन कर रही हैं उसी टाइप का उसको सिस्टम अनाउंस किया जाता है। डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उनमें हम आप पढ़ेंगे न्यूट्रिशंस। इस स्लाइड के अंदर मैं आपको न्यूट्रिशंस करवाऊंगी, वो भी प्लांट का, कि किस तरीके से होता है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस। प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड, फूड किस तरीके से लिया जा रहा है बॉडी के थ्रू, चाहे वो किसी टाइप का ऑर्गेनिज्म है, किस लिए? नरिशमेंट के लिए, एंड सस्टेंस, पूरे ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज को सस्टेंस करने के लिए जो प्रोसेसिंग है किस टाइप फूड की, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। टू टाइप्स है मोस्ट ऑफ ऑटोट्रॉफिक्स एंड द हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक के सब टाइप्स हैं। हेटेरोट्रॉफिक को डिवाइड किया जाता है होलोजोइक, सेप्टोफाइटिक एंड द पैरासिटिक न्यूट्रिशंस। तो वन बाय वन हम इसको सबकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स देखते हैं क्या है। इनमें एग्जांपल्स और डेफिनेशंस दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं, दोनों को याद होना आपको जरूरी होता है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस में देखो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ। ट्रॉफिक प्रिपरेशंस। ऑटोट्रॉफिक्स की फूड की जो प्रिपरेशंस है वो उस ऑर्गेनिजम्स के थ्रू अपने आप की जाती है, जिसमें हम प्लांट्स को काउंट करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? एनवायरनमेंट से या फिर सॉइल से, एनवायरनमेंट से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेकर अपना ऑर्गेनिक न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं, उसको फॉर्मेशन चेंज कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का कन्वर्जन इन द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन की कंसंट्रेशन, कार्बन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती हैं। ऑर्गेनिक में हम उनको लेते हैं।
इनऑर्गेनिक्स में हम आयनिक फॉर्म्स लेते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, ये ऑक्सीजन, ये इन सब को हम क्या है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में काउंट करते हैं। इनऑर्गेनिक में मोस्ट ऑफ केसेस कार्बन को कंसिडर किया जाता है। तो प्लांट्स में क्या है, प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनको यूज करके क्या है जब फूड सिंथेसाइज किया जाता है, दैट इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में क्या होता है, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, किसी और को यूज करना, दूसरा, हेट्रो मीन्स दूसरा। ऑब्टेनिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय फीडिंग ऑन अदर लिविंग थिंग्स, इन्होंने सिंथेसाइज नहीं किया है, इन्होंने किसी और लिविंग थिंग्स को यूज करके अपना फूड्स प्रिपेयर किया है जो पहले से ही लिविंग है, दैट आर द एनिमल्स। ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक्स में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, एनिमल्स। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक्स में क्या है, ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी। हेट्रोट्रॉफिक में सब टाइप्स हैं, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड द होलोजोइक। अगर आप स्पेसिफिक सेप्रोफाइट की बात करते हो तो फंजाई और ईस्ट आता है। पैरासिटिक में कस्क्यूटा एंड प्लाज्मोडियम आता है। होलोजोइक में मैन, डॉग एंड अमीबा आता है। इनके हम सभी की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, सभी के एग्जांपल्स पढ़ेंगे वन बाय वन करके। फर्स्ट वन इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में क्या है, इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ बाय मेकिंग इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट एंड केमिकल्स, सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज करता है सनलाइट को यूज करके और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करके, तब हम उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सनलाइट के का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। एनर्जी दो तरीके से ले सकता है वो ऑर्गेनिज्म, या तो सनलाइट से ले या फिर केमिकल से ले। अगर वो सनलाइट से लेता है तो हम बोलते हैं उसको फोटो ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड बाय यूजिंग द सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी, दैट इज नॉन एज द फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अगर एनर्जी का यूज किया जाता है बाय द केमिकल्स तो वो होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स, और वो बहुत कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मीन्स केमिकल्स को यूज करके अपनी एनर्जी रिक्वायर्ड करते हैं और अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, प्लांट्स फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। डेफिनेशंस इनके नाम में ही होती है। फोटो मीन्स लाइट, लाइट को यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं। ऑटोट्रॉफ्स का पता है आपके कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है, कीमो मीन्स केमिकल, ऑटोट्रॉफ्स मीन्स जो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स। तो इनकी डेफिनेशंस मोस्ट ऑफ इनके वर्डिंग्स में ही होती हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड इज फॉर्म्ड। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। प्लांट मेक फूड यूजिंग सनलाइट एंड वाटर which provide nourishment to the other organism and themselves। प्लांट ने सनलाइट को यूज किया, वाटर को यूज किया, इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज किया और अपना फूड सिंथेसाइज किया, और अपने फूड के साथ साथ दूसरे और ऑर्गेनिजम्स के लिए भी फूड अवेलेबल करवा दिया। यही इसलिए कहा ना कि विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू अदर ऑर्गेनिज्म एंड देमसेल्व्स, खुद के लिए भी और ऑर्गेनिजम्स के भी लिए भी फूड सिंथेसाइज उसने कर दिया, क्योंकि प्लांट्स को यूज करके जो एनिमल्स है वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। अब इसमें लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब कौन करता है, ये बताया गया है कि प्लांट्स का कौन सा पार्ट है जो लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। प्लांट्स का सबसे मेन बात है कि प्लांट का लीफ पार्ट है जो फूड सिंथेसाइज करता है। लीफ के अंदर क्लोरोफिल है जो स्पेसिफिक किसके काम आती है, लाइट एनर्जी को एंट्रैप करने के लिए, सनलाइट को गेन करने के लिए क्लोरोफिल होती है, जो क्लोरोफिल लीफ के अंदर प्रेजेंट होती है। कि लीफ इज द मेन सोर्स, मेन पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर द सिंथेसिस ऑफ फूड इज टेक प्लेस। लाइट एनर्जी क्यों यूज की जाती है, ये लाइट एनर्जी दिस लाइट एनर्जी इज यूज टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस लाइट एनर्जी को यूज किया जाता है वाटर को स्प्लिट, तोड़ने के लिए। वाटर क्या क्या फॉर्मूला होता है, H2O, तो वाटर को H+ आयन एंड OH आयंस इसमें टूटा जाता है। तो इस तरीके से इनको स्प्लिट आउट करने के लिए लाइट एनर्जी का यूज किया जाता है। आयनिक फॉर्म ये होती है, और ऑक्सीजन डिफरेंट कंडीशन है कि दो मॉलिक्यूल्स जब इसके यहाँ होते हैं, जब दो मॉलिक्यूल्स यहाँ होते हैं, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का निकल जाता है, और ये 4 एटम जो 4 हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो क्या कर जाते हैं, आगे मूव कर जाते हैं।
तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो ऑक्सीजन हम लोगों को मिलती है फ्रॉम द प्लांट्स वो वाटर के स्प्लिटिंग होने से मिलती है, और वाटर को स्प्लिट करने के लिए लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कई सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। क्वेश्चंस के आंसर हैं कि क्लोरोफिल का काम क्या है, लाइट एनर्जी को यूज करना। लाइट एनर्जी का काम क्या है, वाटर को स्प्लिट करना। वाटर को स्प्लिट किस लिए किया जाता है, ऑक्सीजन के इलेबोरेशन के लिए। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, प्लांट्स में कौन से कंपाउंड से ऑक्सीजन मिलती है, वाटर से, वाटर के स्प्लिटिंग होने से। हाइड्रोजन इज देन यूज्ड टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, टिपिकली ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड जो ली थी CO2, इसके साथ हाइड्रोजन मिलता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट हो सकते हैं, वो फिर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, टिपिकली ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6। ये आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज, C6H12O6। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है इसमें, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होते हैं। और इसके साथ जिस कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन लगता है, मिक्स करता है, उस प्रोसेस को रिडक्शंस बोला जाता है। और अगर इसके साथ ऑक्सीजन लगता तो हम इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये रिडॉक्स रिएक्शंस अगर आपको थोड़ी बहुत कभी करवाई गई हैं तो वो प्रोसेसेस होते हैं। रिड्यूस इसलिए क्या बोला है, रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा है। हाइड्रोजन जहाँ भी जुड़ता है किसी दूसरे कंपाउंड के साथ तो वो क्या करता है, उसका रिडक्शंस करता है। तो हाइड्रोजन इज देन यूज्ड टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। Chlorophyll is essential for photosynthesis and stomata to facilitate intake of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, एनवायरमेंट में प्रेजेंट होती है। एनवायरमेंट में लीफ के अंदर कहाँ से आएगी, स्टोमाटा के थ्रू। लीफ के अंदर ही सारा प्रोसेसिंग हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, वहीं पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वहीं पर स्टोमाटा प्रेजेंट है। वाटर सॉइल से ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से आती है, क्लोरोफिल लाइट को एंट्रैप कर लेता है। ये देखो, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सॉइल के थ्रू लीफ तक पहुंचता है। और लीफ के अंदर क्या होता है, शुगर की फॉर्मेशन, दैट एक्ट एज ए फूड, जो इस प्लांट के लिए खुद के लिए भी फूड है और किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए भी फूड है। और ऑक्सीजन इलेबोरेट हो जाती है एनवायरमेंट में। ये इस तरीके से यूँ दिखाएगा क्योंकि ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है, O2, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इसलिए ऑक्सीजन को इस तरीके से दिखाया गया है। तो ये है फोटोसिंथेसिस। ये देखो डेफिनेशन, C6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, एक मॉलिक्यूल बनता है तब जाके ग्लूकोज का, C6H12O6 एंड 6O2। 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाहर चले जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट चेंज इनटू द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। कहाँ पर, लीव्स के अंदर। तो ये क्या है, पूरा फोटोसिंथेसिस की ये इक्वेशन है। अगर आपको इक्वेशन पूछी जाती तो आपको ये बतानी है, अगर आपको पूरा वर्डिंग्स में लिखना है तब आप इसको कंप्लीट लिखेंगे फोटोसिंथेसिस को। इसमें स्टोमाटा क्या होते हैं, स्टोमाटा आर द पोर्स ऑन द लीव्स दैट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमाटा का काम हमने पहले ही बताया है कि CO2 को क्या करेगा, वो इनटेक करेगा और O2 को बाहर निकालेगा। ये पोर है लीफ के अंदर जिसका फंक्शन ये होता है, इनटेक एंड एक्सचेंज, या फिर एक्सचेंज को बोल सकते हो। एक्सचेंज में आपका इनटेक और आउटटेक दोनों दो केस आते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन सी गैसेस, CO2 एंड द O2। दे आर मोस्टली फाउंड इन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। मोस्ट ऑफ केसेस लीफ के नीचे की तरफ मिलते हैं। इस स्टोमाटा इज गार्ड बाय द गार्ड सेल। ये स्टोमाटा होता है, ये पोर, इस पोर को बोला जाता है स्टोमाटा। इन दोनों सेल्स को बोला जाता है गार्ड सेल। अगर इसके आगे भी कोई सेल्स प्रेजेंट होती है उनको बोला जाता है सब्सिडरी सेल। ये जो गार्ड सेल है, इस गार्ड सेल के ऊपर क्या होती है, शेल वॉल होती है। इसको कंप्लीट को पूरा गार्ड सेल बोलते हैं। सेल वॉल होती है, वैक्यूल, बीच में एक ब्लैंक स्पेस, दैट इज नोन एज द वैक्यूल। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है क्योंकि ये सेल किसकी है, लीफ की है। और लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। और न्यूक्लियस, क्योंकि सेल्स के पास न्यूक्लियस होना बहुत मैंडेटरी कंडीशंस होती हैं, अदरवाइज उसके फंक्शंस को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर। ये गार्ड सेल्स हैं, ये क्या करती हैं, इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग दोनों को रेगुलेट करती हैं। द वाटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शंस। वाटर का कंटेंट जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि अब ये गार्ड सेल ओपन होगी या फिर क्लोज होगी।
यहाँ पर अगर ओपनिंग होती है, ये देखो अगर ओपन है तो इसके अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, ये स्वेल कर गई है, ये फ्लैसिड सेल है। अब ये क्या कर गई है, स्वेलिंग करने की वजह से दोनों सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट है, ये एक पोर बन गया है। जब वाटर यहाँ से निकल जाता है तो दोनों के दोनों सेल श्रिंक कर जाते हैं और श्रिंक करते ही एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं और ये पोर क्या है, बंद हो जाता है। तो इसको बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं स्टोमा, और एक से ज़्यादा को बोलते हैं हम स्टोमाटा। सिंगल को बोलते हैं स्टोमा और एक से ज़्यादा पोर्स को बोलते हैं हम स्टोमाटा। तो ये डिफरेंस होता है कि व्हाट इज द स्टोमा एंड व्हाट इज द स्टोमाटा। ये देखो कंप्लीट इसकी स्ट्रक्चर, ये पोर है स्टोमाटल पोर, ये गार्ड सेल्स हैं, 2 गार्ड सेल्स होंगी और साइड वाले क्या होते हैं, सब्सिडरी सेल या फिर एपिडर्मल सेल्स भी बोलते हैं, सब्सिडरी सेल्स भी बोलते हैं। तो इसके पास क्या है, सेल वॉल है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ये ओपन है क्योंकि ये सेल्स क्या है, फ्लैसिड हो चुकी है। फ्लैसिड मीन्स क्या है, इसके अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, आयनिक इम्बैलेंस की वजह से, आयन की वजह से वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गए, साइड वाली सेल से ये वाटर ले लेती है और ये फ्लैसिड होकर ओपन हो जाता है। और जब इसके अंदर से वाटर श्रिंक होके इधर आ जाता है तो ये श्रिंक कर जाएंगे और स्टोमाटा क्लोज कर जाएगा इस तरीके से। तो स्टोमा ओपन एंड स्टोमा क्लोज, 2 कंडीशंस होती हैं, ये आपको याद रखना किस तरीके से होती है। नेक्स्ट वन इज द सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस विच इज द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। हेटरोट्रॉफिक मीन्स किसी और से ले रहे हैं वो अपना फूड। तो सैप्रो में कहाँ से लेते हैं वो, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। सम ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन द डेड एंड द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। इसको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक में क्या होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा जिसके ऊपर वो फीड करेंगे। द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट इज अब्जॉर्ब। बॉडी से पहले बाहर कुछ ये फूड डाइजेस्ट किया जाएगा और फिर इसको इनहेल किया जाएगा बॉडी के अंदर, अब्जॉर्ब किया जाएगा। सॉरी, अब्जॉर्प्शन की डायरेक्ट लिक्विड को इंटरनल जो सेल्स होती हैं वो अब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरीके से ये क्या है, फूड को लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, फंजाई। ये इस तरीके से जो होती है ना फंजाई, जब जैसे अब मानसून जब होता है या फिर जहाँ पर वेट कंडीशन जो होती हैं फूड से, वहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जब डेड होता है, डिके हो रहा होता है वहाँ पर, तो इस तरीके से फंजाई क्या है वहाँ पर ग्रो कर जाती है, फंगस जिसको बोलते हैं। पैरासिटिक, पैरासाइट्स क्या होते हैं, किसी और की बॉडी के ऊपर रहते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द एक्सपेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड इन टर्न कॉज इट हार्म। और उसके बदले में वो उसको हार्म करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। किसी और की बॉडी पर रहते हैं वो ऑर्गेनिज्म और जिसकी बॉडी पर वो रहते हैं उसी को हार्म करते हैं। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। These organisms live on the body or in the body of host organisms and derive the nutrients directly from the body of the host. उसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हैं, जिसकी बॉडी के ऊपर रहते हैं उसको हम होस्ट बोलते हैं, और जो रहता है उसको हम पैरासाइट बोलते हैं, और होस्ट की बॉडी से ही अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं और इसकी वजह से उसको हार्मफुल कंडीशंस होती हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, लीच। एक्टोपैरासाइट्स, एक्टो मीन्स बॉडी के बाहर रहता है। एस्कैरिस एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहता है। फस्क्यूटा पैरासाइट जो प्लांट के ऊपर पैरासाइट्स होते हैं। इस तरीके से येलो येलो कलर की बेल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हम अमरबेल बोलते हैं। हिंदी में इसको कस्क्यूटा को अमरबेल बोला जाता है। जो प्लांट्स के ऊपर येलो येलो से फाइबर्स से स्ट्रक्चर्स होती हैं और पूरे प्लांट्स को के जो ग्रीनरी होती है उसको बिल्कुल डैमेज कर देती हैं। तो ये भी क्या है जी, पैरासाइट। ये लीच होती है, एक्वेटिक मीडियम के अंदर रहती है, और जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर अगर उसके साथ आ जाती है, उसके एज ए पैरासाइट आ जाती है, तो जो ब्लड होता है उसको शक करती है ये लीच जो होती है। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। अमीबा फीड ऑन द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब क्या होता है कि जो फूड होता है उसको इंगल्फ कर लेना है कंप्लीट बॉडी के अंदर और फिर उसका डाइजेशन करना, दैट इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इंगल्फ द फूड पार्टिकल्स यूजिंग स्यूडोपोडिया। द प्रोसेस इज कॉल्ड द फैगोसाइटोसिस। फैगो मीन्स होता है खाना, साइटोसिस सेल्स के अंदर इंटरनली। जब सॉलिड के फॉर्म में फूड होता है तब हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, अगर फूड लिक्विड के फॉर्म में है तब हम उसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। तो स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, फाल्स फिट। इस तरीके की स्ट्रक्चर्स ये बना लेते हैं, फाल्स फिट लाइक स्ट्रक्चर्स, जब इनको फूड दिखता है इस तरीके से, और बाद में इस फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। इसलिए इसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने फूड को ना डाइजेस्ट किया है बाहर, ना ही कुछ और किया है, इन्होंने डायरेक्टली फूड को इंटरनली ले लिया है बॉडी के अंदर
अब इसका डाइजेशन स्टार्ट होगा, इसलिए इसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो इन्होंने फूड लिया है अमीबा ने, वो फूड कहाँ जाएगा? द इनगल्फ फूड गेट इनक्लोज्ड इनटू द फूड वैक्यूल्स। इसकी बॉडी के अंदर फूड वैक्यूल्स होती हैं जहां पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उस फूड को डाइजेशन करने के लिए। एज द फूड वैक्यूल पासिस थ्रू द साइटोप्लाज्म, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन टेक्स प्लेस। अब फूड वैक्यूल से फूड पास होके कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्मा के अंदर, और वहां पर इसका डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। When the food vacuole open to outside, जब बाहर की तरफ जाएगी फूड वैक्यूल, ejection of undigested food takes place. ejection होता है outside the body, removal of the waste, removal of the waste outside the body. The process is called the ejection. और waste कौन सा है? digested waste, undigested food जिसको हम बोलते हैं, उसको क्या है? रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से by the with the help of the food vacuole. ये देखो अमीबा के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्मा होता है, न्यूक्लियस होता है और फूड वैक्यूल्स होती हैं। ये फूड आया, इन्होंने फाल्सिफिड स्ट्रक्चर बनाई, इस तरीके से आगे की तरफ यूँ गया और फूड अंदर की तरफ ले लिया। ये देखो इसकी ये क्या है? सेल्स आपस में, फिर ये सेल मेम्ब्रेन है, ये कंप्लीट हो जाती है। फूड कहाँ गया? फूड वैक्यूल्स के अंदर। यहाँ पर इसका डाइजेशन होगा साइटोप्लाज्मा के अंदर, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन कंप्लीट होगा। अब डाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल का सिंपल कंपाउंड्स के अंदर ब्रेकडाउन, दैट इज द डाइजेशन। अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन क्या होता है? बॉडी के अंदर जो सिंपल कंपाउंड्स आए हैं वो पार्टिकुलर सेल्स के पास जाएं और वो सेल्स उनका यूज करें, सेल्स तक पहुंचना, दैट इज अब्जॉर्प्शन। और उस अब्जॉर्ब्ड फूड को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चेंज करना। अगर जैसे कार्बोहाइड्रेट्स टूटने के बाद जो भी मॉलिक्यूल, शुगर के मॉलिक्यूल गए हैं, उसको बॉडी कैसे यूज कर रही है, दैट इज द एसिमिलेशन। इजेशन क्या है? कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकाल देना, दैट प्रोसेस इज द एसिमिलेशन। ये देखो सूडोपोडिया की फॉर्मेशन, फूड है अमीबा के अंदर और ये फूड वैक्यूल बन गई है। फूड वैक्यूल के बाद इसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद ये फूड क्या है? डिफ्यूज हो जाता है और ये इसको यूज करते हैं। यूज करने का प्रोसेस इज द एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट रह जाता है इसका, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, दैट इज द इजेशन। तो इसमें 5 प्रोसेस हैं: इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये 5 प्रोसेसेस होते हैं न्यूट्रिशंस के अंदर फूड को डाइजेशन करने के लिए। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, अगर हम पैरामीशियम की बात करते हैं तो उसके अंदर भी क्या है? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हाउएवर दे हैव सीलिया विच हेल्प देम टू इनगल्फ द फूड थ्रू द ओरल ग्रूज। सीलिया उसकी बॉडी के ऊपर बहुत छोटे छोटे, ये स्ट्रक्चर देखोगे आपने, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसमें दिखाई नहीं है। तो उसमें क्या है? वो छोटे छोटे से माइन्यूट से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, दैट आर द सीलिया। वो बॉडी को, वो फूड को इनगल्फ करने में क्या है? हेल्प करते हैं। फूड वैक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं जिसके अंदर फूड जाता है और उसका डाइजेशन होता है। इट मूव्स थ्रू द साइटोप्लाज्मा, द प्रोसेस इज कॉल्ड द साइक्लोसिस। फूड अब कहाँ जा रहा है? ये देखो इसकी बॉडी के अंदर, यहाँ फूड आने के बाद घूम फिर के इस साइटोप्लाज्मा के थ्रू जा रहा है। तो ये जो मोमेंट्स हैं इसके थ्रू जाने के वाले प्रोसेस को साइक्लोसिस कहा जाता है, साइक्लिंग के थ्रू। फूड डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल, यहाँ पर भी फूड कहाँ डाइजेस्ट किया जा रहा है? फूड वैक्यूल के अंदर बाय द साइटोप्लाज्मा, और बाद में कोई साइटोप्लाज्मा में आएगा। अब अनडाइजेस्टेड जो फूड है इट्स गिवन आउट टू टीनी पोर कॉल्ड द एनल पोर और द साइटोफागी। वो अनडाइजेस्टेड फूड जो बॉडी के अंदर रह गया है पैरामीशियम में, वो एक टीनी पोर होता है, एनल पोर, उससे बॉडी से बाहर निकल जाएगा, वो या फिर उसको हम बोलते हैं साइटोफागी। डिफरेंस है, अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल्स के थ्रू ही बाहर जा रहा था अनडाइजेस्टेड फूड, लेकिन यहाँ पर क्या है? एनल पोर के थ्रू जा रहा है। जो डिफरेंसेज है आप लोगों को वो याद अच्छे से करने होते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो प्रोसेस है वो सभी में होता है, डाइजेशन, इजेशन, ये, लेकिन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, पहले ऑर्गेनिज्म में कहाँ था, इस ऑर्गेनिज्म में क्या, क्यों? जब 2 ऑर्गेनिजम्स में अगर सेम है तो हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं, अगर डिफरेंस है तभी तो पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें क्या डिफरेंस है ये याद रखना जरूरी होता है। ये देखो ये फ्लैजिला है, इसकी बॉडी के ऊपर बहुत छोटे छोटे इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम सीलिया बोलते हैं। तो पहले बॉडी के अंदर क्या है? ये पेलिकल बोलते हैं इसको, ये न्यूक्लियस है, सेकंड वन इज द न्यूक्लियस, थर्ड वन इज द क्लोरोप्लास्ट, फोर्थ वन इज द फ्लैजिला, 5 वन इज द आइसपोर्ट, 6th वन इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड इसके अंदर यहाँ से जाएगा, यहाँ पर जाकर फूड वैक्यूल के अंदर क्या करेगा? वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन के बाद इसकी बॉडी के अंदर फिर ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो अब्जॉर्ब कर लेगा और एनल पोर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। न्यूट्रिशन इन
ह्यूमन में भी क्या होता है, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हम भी फूड को क्या है, इंटरनली बॉडी के अंदर लेते हैं। ह्यूमन्स आर ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होते हैं कि जो प्लांट्स के ऊपर भी फीड करते हैं और एनिमल्स के ऊपर भी फीड करते हैं, बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस। दे कैन ईट प्लांट बेस्ड फूड एज वेल एज द एनिमल बेस्ड फूड। दोनों टाइप्स का हम फूड लेते हैं, प्लांट बेस्ड फूड भी और एनिमल बेस्ड फूड भी। बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन हैव ए कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम। ह्यूमन क्या है, एक हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। इवोल्यूशंस के थ्रू हमारा कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक न्यूट्रिशनल सिस्टम हमारे अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ एन एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जब सिस्टम की बात की जाती है तो हम ऐसे पूछा जाए कि व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में दोनों चीज़ें काउंट की जाएंगी, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अगर एलिमेंट्री कैनाल पूछी जाती है तो जो हमारा फूड पाइप होता है सिर्फ वो, जिसको हम एलिमेंट्री गट भी बोलते हैं या फिर इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं या फिर सिंपल गट भी बोल देते हैं। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं जो फूड को डाइजेशन करवाने में हेल्प करती हैं, जहाँ से एंजाइम सीक्रेट होते हैं। ग्लैंड्स का काम क्या होता है, एंजाइम सीक्रेट करना, और कैनाल का काम क्या है, स्पेस है, जो फूड माउथ से लेकर एनस तक जिन जिन ऑर्गन्स के थ्रू जाता है उस पूरे पाइपलाइन सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो उसके साथ साथ एंजाइम सीक्रेट करती हैं उस पार्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। और वो पार्टिकुलर लोकेशंस पर ही होती हैं, हर जगह एक जैसे एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं। विच टुगेदर फंक्शंस टू नरिश द बॉडी। और दोनों मिलकर ही काम करते हैं, एक दूसरे के बिना दोनों का काम नहीं होगा। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोथ आर इंक्लूडेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। दोनों इंक्लूड किए जाएंगे और दोनों का साथ में काम होगा तभी वो अच्छे से प्रॉपर फंक्शन कर पाते हैं। 5 स्टेजेज होती हैं बॉडी ह्यूमन न्यूट्रिशन में भी, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। और इसी तरीके से होता है, ऐसा नहीं है कि इंजेशन के को आपने बाद में लिख दिया, डाइजेशन पहले लिख दिया। पूरा प्रोसेस इसी तरीके से है, इंजेशन पहले, फिर डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। याद रखो, अगर आपको कॉमनली वर्डिंग बनानी है तो इसके तरीके से याद रखो, आई के बाद डी, ए एंड ई, इस तरीके से। इस आई का मतलब क्या होगा, इंजेशन, इंजेशन के बाद डाइजेशन, एसिमिलेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये याद रखो इस तरीके से। तो ये आपको अच्छे से 5 स्टेजेस सीक्वेंसली ही याद रखनी है, आगे पीछे नहीं करना है इनको। 4 स्टेजेस, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड इजेशन takes place in the alimentary canal while assimilation of food takes place in the whole body। ये जो 5 प्रोसेसेस में से 4 जो प्रोसेसेस हैं, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड इजेशन, ये सारे एलिमेंट्री कैनाल में होंगे। लेकिन एसिमिलेशन क्या होगा, होल बॉडी के अंदर होगा। एसिमिलेशन होता क्या है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी के हर एक सेल्स, हर एक लिविंग सेल्स तक जाएगा। उस लिविंग सेल्स को वो फूड अपने अकॉर्डिंग किस तरीके से यूज करना है, दैट यूजिंग इज नॉन एज द एसिमिलेशन। तो वो कहाँ होगा, हमारी पूरी बॉडी के अंदर होगा, क्योंकि हर एक लिविंग सेल को फूड की रिक्वायरमेंट होती है और वो डाइजेस्टेड फूड ही जाता है विद द हेल्प ऑफ द ब्लड। और इसीलिए ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उस फूड को क्या है, हर एक पर्टिकुलर सेल्स तक पहुंचा देता है। तो ये है ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होगा। ये नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाऊंगी मैं आपको, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है अगर सारा इकट्ठा किया जाता है तो। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसको कोई डाउट्स है कमेंट बॉक्स में बता देना।